आज कर रहे हैं हम अपवर्तन के बारे में और हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। तो अपवर्तन क्या होता है, पहले ये चीज़ देखते हैं। प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो थोड़ा अभिलंब के पास आ जाएगी या फिर अभिलंब से दूर चली जाएगी। अगर प्रकाश किरणें सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये अभिलंब के पास आएगी, और अगर विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये अभिलंब के दूर जाएगी। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। माध्यम बदलने का मतलब प्रकाश किरणें हवा से पानी में चली जाती है, या पानी से कांच में चली जाती है, या कांच से पानी के अंदर आ गई, या निर्वात से हवा के अंदर आ गई। तो ये जो तरीके हैं माध्यम बदलने के। दूसरा, अपवर्तन का कारण क्या है कि भाई अपवर्तन क्यों होता है? तो प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, अगर प्रकाश किरणें सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और प्रकाश किरणें अगर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का वेग बढ़ जाता है। प्रकाश के वेग के बढ़ने या कम होने के कारण ये अभिलंब के पास मुड़ जाएगी या फिर दूर चली जाएगी। प्रकाश का वेग बढ़ता है तो अभिलंब से दूर हटेगी, और प्रकाश का वेग कम होता है तो अभिलंब के पास आ जाएगी। सघन माध्यम का मतलब जैसे हवा और पानी है, तो हवा के कण अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं पानी के, और पानी के कण हवा की अपेक्षा पास पास होते हैं। तो पानी को यहाँ पे सघन माध्यम माना जाएगा और हवा को यहाँ पे विरल माध्यम माना जाएगा। डिपेंड करता है कि हम तुलना किससे कर रहे हैं। हम तुलना कर रहे हैं अगर कांच से पानी की, तो पानी को विरल माध्यम माना जाएगा। विरल माध्यम का मतलब पार्टिकल दूर दूर है, और सघन माध्यम का मतलब पार्टिकल पास पास है। तो हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि ये हमारे पास पानी है, इसके भी नियम है। हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या करना चाहते हैं, तो अपवर्तन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आपतित किरण है, आपतित किरण है, और ये प्रकाश किरण, ये अभिलंब है, और इस प्रकाश किरण को सीधा आगे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब के थोड़ा पास में आ जाती है। तो ये कोण आपतन कोण आई कहलाता है। परिभाषा बोले तो क्या बोलेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण आई होगा। इस प्रकाश किरण को सीधा आगे जाना चाहिए था, सीधा सीधा बिल्कुल, लेकिन ये आगे जाएगी नहीं, ये क्या करेगी? अभिलंब के पास मुड़ जाएगी। तो ये अपवर्तन कोण आर हो गया। आई को क्या कहेंगे? आपतन कोण, और आर को क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। आर को क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। ये हमारे पास इस तरह से आ गए। अभी इसके नियम कौन कौन से? नियम हमारे पास है, पहला नियम आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों ही एक ही तल में उपस्थित होता है। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। एक बात। दूसरी बात, स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। आपतन कोण आई का ज्या का मतलब साइन, आपतन कोण आई का ज्या और अपवर्तन कोण आर के ज्या का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, जिससे म्यू कहते हैं, और म्यू कहते हैं, और म्यू जो है वो माध्यम का अपवर्तांक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इधर हवा है और इधर पानी है। हवा जो है वो विरल माध्यम है, और ये जो है वो सघन माध्यम है। अगर हवा में प्रकाश का वेग c1 है तो इधर प्रकाश का वेग c2 है। दोनों में रिलेशन क्या है? c1 ग्रेटर देन c2 होगा। पानी सघन माध्यम होने के कारण पानी के अंदर वेग क्या होगा? कम होगा। तो ये हुआ अपवर्तन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। कारण भी बताया अपवर्तन क्यों होता है। अपवर्तन होता है किसके कारण? माध्यम बदलने के कारण उसके वेग में, प्रकाश के वेग में परिवर्तन आ जाता है, या तो कमी हो जाती है। अगर सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का वेग कम हो जाएगा और प्रकाश किरणें अभिलंब के पास आ जाएगी। अगर विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगी प्रकाश किरणें और प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा। अब हम काम कर रहे हैं अपवर्तन की व्याख्या किसके अनुसार? हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार। तो हाइगेन का तरंग सिद्धांत के अनुसार व्याख्या करने के लिए तरीका वही हमारे पास। हम पानी और हवा के लिए एक तरंगाग्र PQ आपतित करेंगे, और वो
अपवर्तित होकर किसी दूसरी दिशा P डैश Q डैश में गति करेगा। ये हमारे पास क्या है, पानी है, इधर हवा है, हवा विरल माध्यम है पानी की अपेक्षा और ये सघन माध्यम है। यहाँ पे C1 वेग है जो अधिक है, पानी के अंदर प्रकाश का वेग C2 माना हमने जो कम है, और रिलेशन लिख देते हैं C1 ग्रेटर देन C2, C1 ग्रेटर देन C2। तो अभी हम क्या काम करते हैं, PQ एक तरंगाग्र है, ये P और ये Q, इसको हम कहेंगे आपतित तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या होता है, प्रकाश कणों का ऐसा समूह जो समान कला में कंपन करता है और प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर उपस्थित रहता है। प्रकाश तरंगाग्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बिंदु प्रकाश स्रोत से गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है, रेखीय प्रकाश स्रोत से बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है, और बहुत ज़्यादा दूरी पर किसी तरंगाग्र का अल्पांश जो होता है वो समतल तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के ऊपर किसी भी जितने भी प्रकाश कणिकाएं होंगी सभी की सभी समान कला में कंपन करेगी। तरंगाग्र बदलेगा तो भी उसके ऊपर समान कला में कंपन होगी, लेकिन हर एक तरंगाग्र से संबंधित प्रकाश कणिकाओं की कलाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक ही तरंगाग्र होगा तो कणिकाओं का कला समान रहेगी। तो ये प्रकाश कणिकाएं बिल्कुल सीधी जाती, ये प्रकाश तरंगाग्र बिल्कुल सीधा जाता अगर माध्यम नहीं बदलता। माध्यम बदला है, सघन माध्यम आया है, तो प्रकाश का वेग क्या हुआ है, कम हुआ है, और कम होने पर हमें पता है कि अभिलंब के पास से प्रकाश किरणें आती है। तो ये अपवर्तित तरंगाग्र हो गया, अपवर्तित तरंगाग्र। वापस समझते हैं, सिंपल सी बात है। आपतित तरंगाग्र PQ है, जो A डैश सतह जो पृथककारी सतह है, हवा और पानी की पृथककारी सतह, उसके ऊपर ये आपतित होती है, और उसके बाद माध्यम बदलने के कारण प्रकाश का वेग कम हो जाता है, C2 हो जाता है, और कम प्रकाश के वेग के कारण ये थोड़ा अभिलंब के पास आ जाती है और P डैश Q डैश दिशा के अंदर अपवर्तित हो जाती है, इसलिए हमने लिखा अपवर्तित तरंगाग्र। तरीका वही है जैसा हमने परावर्तन में किया। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे अभिलंब डाला, इसको हम क्या कहेंगे, बिंदु A से Q A डैश पर अभिलंब डाला जो बिंदु B पर मिलता है, अभिलंब का मतलब ये कोण 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, केवल समझने की और ध्यान देने की। यहाँ पे अभिलंब डालेंगे, तो ये कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और इसका नाम हम B डैश ले लेते हैं। वापस देखें, आपतित PQ आपतित तरंगाग्र है जो कहाँ से, पृथककारी सतह से अपवर्तित हो गया। हमें क्या करना है, स्नेल का नियम जो क्या है, म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R है, ये सिद्ध करना है। ये अपवर्तन का नियम है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। ये अपवर्तन के लिए होता है। I क्या है यहाँ पे, आपतन कोण, R क्या है, अपवर्तन कोण। ठीक है, अभी क्या लिखे, PQ आपतित एक आपतित तरंगाग्र है, जो पृथककारी सतह मतलब ऐसी सतह जो हवा और पानी को अलग अलग करती है। तो ये ऊपर वाली सतह पृथककारी सतह कहलाएगी। पृथककारी सतह पर अपवर्तित होती है, वर्तित होती है, तथा P डैश Q डैश दिशा में चला जाता है। कौन चला जाता है,
तरंगाग्र। हम क्या करते हैं, ए से क्यू ए डैश पर लंब डालते हैं जो बिंदु बी पर मिलता है। ए से क्यू ए डैश पर लंब डालते हैं जो कहाँ मिलता है, बी पर मिलता है। इसी प्रकार एक और काम करते हैं, ए डैश से ए पी डैश पर लंब डालते हैं जो कहाँ मिलेगा, ए डैश से ए पी डैश पर लंब डालते हैं जो बिंदु बी डैश पर मिलता है। बस ये थ्योरी हो गई, और भी कुछ लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। अब हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पे कौन क्या क्या बनेंगे उसके बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि हमें साइन आई बटा साइन आर निकालना है। तो साइन आई बटा साइन आर के लिए हमें पता होना चाहिए कि आई कौन कौन सा है और आर कौन कौन सा है। तो हम क्या काम करते हैं कि यहाँ से ये कौन आई है, अगर परिभाषा पूछे तो क्या होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण आई कहलाता है, और ये वाला कोण आर है। परिभाषा क्या होगी, अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण आर कहलाता है। हमें निकालना है ये वाला कोण। तो ठीक वैसे ही परावर्तन जैसे किया था, अगर ये 90 डिग्री है, कौन सा 90 डिग्री है, पी ए बी, पी ए बी, ये अगर 90 डिग्री है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। चेक करो, अगर हम 90 माइनस आई, ये एक पेयर है, प्लस आई, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो आई आई कैंसिल होके इसकी वैल्यू कितनी आती है, 90 डिग्री आती है। ठीक इसी प्रकार ये अभिलंब है और ये वापस आता है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, आई बनेगा। फिर जोड़ के देख ले, 90 माइनस आई प्लस आई, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। बहुत ही सिंपल सा है। हमें ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के दो टुकड़े किए, एक अगर आई बनेगा तो दूसरा 90 माइनस आई बनेगा, और अगर पहला 90 माइनस आई बन गया तो दूसरा क्या बनेगा, आई बन जाएगा। ठीक इसी तरह से ये हो जाएगा 90 माइनस आर और ये हो जाएगा आर। तो हमारे पास दो कोण आ गए। दूसरी बात, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। जो कोण आई बना है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ठीक इसी तरीके से आर के सामने वाली भुजा लंब है और यहाँ के सामने वाली भुजा कर्ण है। बी ए डैश की बात करते हैं, ये दूरी कितनी होगी। दूरी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो C1t लिख सकते हैं, प्रकाश की चाल कितनी है, C1, और यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय t है। यहाँ पे ए बी डैश किसके बराबर होगा, C2t के बराबर, क्योंकि पानी के अंदर चाल कितनी है, C2 है और टाइम कितना है, t है। ये टाइम ए से बी डैश तक और बी से ए डैश तक ये टाइम बराबर होगा, क्यों कि प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगी और प्रकाश की चाल कम है तो ये दूरी कम तय करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी डैश, यहाँ दूरियाँ बराबर नहीं है। परावर्तन की घटना जब की थी वहाँ पे दूरियाँ बराबर थी, यहाँ पे दूरियाँ बराबर नहीं है, इसलिए हम C2 की वैल्यू अलग है, तो C2 की वैल्यू अलग है तो ये दूरी अलग है। C2 कम होगी तो ए बी डैश भी कम होगा, C1 ज़्यादा है इसलिए बी ए डैश का मान भी ज़्यादा होगा। इस चीज़ को मिटाते हैं और हम इन त्रिभुजों को वापस देखते हैं कि भाई इन त्रिभुजों में क्या क्या चीज़ है। एक चीज़ तो हमें दिखाई दे रही है, कोण बी बराबर कोण बी डैश, यानी कि 90 डिग्री। ठीक उसी तरीके से काम करेंगे जैसे उसमें किया, लेकिन यहाँ पर हमें स्नेल का नियम निकालना है, समरूप सिद्ध नहीं करना है, सर्वांगसम सिद्ध
नहीं करना है, इसमें स्नेल का नियम निकालना है। तो पहले हम करेंगे त्रिभुज ए डैश बी में, त्रिभुज ए डैश बी में साइन आई बराबर, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। साइन आई बराबर लंब है ये लिखा हुआ, बी ए डैश और कर्ण है हमारे पास ए डैश। साइन आई की वैल्यू, बी ए डैश की वैल्यू है C1t के बराबर और ए डैश है, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। सेकंड बात हमारे पास हो गई त्रिभुज, ये ले लेते हैं ए डैश बी डैश में, ए डैश बी डैश में। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश में क्या करेंगे, साइन आर बराबर लंब बटा कर्ण, साइन आर बराबर लंब कितना है इसमें, लंब ये रहा ए डैश, कोण के आर के सामने वाली भुजा ए बी डैश और कर्ण वही है 90 के सामने वाला ए डैश। साइन आर किसके बराबर, C2t अपॉन ए डैश, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से 1 में 2 का भाग, ये स्नेल का नियम इसलिए लिखा है यहाँ पे ताकि हमें याद रहे करना क्या है, साइन आई में साइन आर का भाग देना है और चेक करना है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है कि नहीं आती है। जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो अपवर्तनांक म्यू के बराबर होगी। तो अब हम क्या काम करते हैं, भाग दे देते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू हमारे पास आ गई C1t अपॉन ए डैश और C2t अपॉन ए डैश। तो ये आ गया साइन आई बटा साइन आर। ए डैश कैंसिल हो जाएगा, बचेगा C1 अपॉन C2 और t बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं, C1t अपॉन ए डैश इंटू C2t, C2t ए डैश, ये है आपतित किरण। तो ए डैश से कैंसिल हो जाएगा, टी से कैंसिल हो जाएगा, C1 अपॉन C2। तो साइन आई बराबर साइन आर बराबर एक नया कांस्टेंट म्यू। यही क्या है, स्नेल का नियम है। अब यहाँ एक बात है, ये पता कैसे चला कि C1 अपॉन C2 कांस्टेंट है। C1 हवा में प्रकाश की चाल है, जब तक माध्यम नहीं बदलता प्रकाश की चाल नहीं बदलती। मतलब प्रकाश की चाल यहाँ पे भी C1 होगी, यहाँ पे भी C1 होगी, यहाँ पे भी C1 होगी, सब जगह C1 होगी, नियत रहेगी। माध्यम बदलेगा, पानी के अंदर आ गया, पानी के अंदर जो चाल होगी वही चाल रहेगी, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, सभी बिंदुओं पर। पानी में प्रकाश की चाल नियत है, हवा में भी प्रकाश की चाल नियत है। तो C1 कांस्टेंट, C2 कांस्टेंट और दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो अनुपात होगा वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पे C1 अपॉन C2 हमने किसके स्थान पे, उसकी जगह क्या लिखा है, म्यू, और म्यू को कहते हैं माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू बराबर C1 अपॉन C2। तो म्यू का एक फॉर्मूला भी आ गया हमारे पास, C1 अपॉन C2। सिंपल सी बात है, त्रिभुज ए डैश बी से हमने साइन आई निकाला लंब बटा कर्ण, यानी कि C1 अपॉन टी ए, C1t अपॉन ए डैश। त्रिभुज ए डैश बी डैश, इससे हमने साइन आर निकाला लंब बटा कर्ण, ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश की वैल्यू C2t जो यहाँ से आई, दूरी बराबर चाल इंटू समय से, दूरी बराबर चाल इंटू समय से, और ए डैश से कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, C1 अपॉन C2 बचेगा और म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होगा। तो ये था अपने पास हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या।